हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो पीछे मैंने वीडियो डाल दी थी, अपने टॉपिक चल रहा था पौधों में पोषण वाला, जिसमें हमने पौधे के पोषण के बारे में जो तत्व थे उनका बात कर ली थी। और आज अपना टॉपिक है बस छोटा सा ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब इसी से रिलेटेड है पौधों के पोषण में। वैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं अपने प्लेलिस्ट में, पड़ी है एक अलग से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र के नाम से। तो वो वीडियो आप देखकर आइए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर नहीं भी देखते तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन देख लोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम कैलेंडर के मैंने एक वीडियो बनाई दी थी, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज जैसे आई हुई थी, एग्जाम डेट्स वगैरह, उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। और उसके बाद में 2-3 शॉर्ट्स बनाई थी हृदय वाली, वो मतलब सारी चीजें आपको मिल रही है ना अपडेट अच्छे से। तो अपने बात कर रहे हैं, अब अगला टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो, शुरू करने से पहले अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की थोड़ी सी बात करें तो आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? सर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। बिल्कुल, गैसीय अवस्था में 78% होती है ना। परंतु फिर भी पौधे क्या होते हैं कि इस जो नाइट्रोजन होती है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वो सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। सर, पौधों को नाइट्रोजन चाहिए क्यों? तो आपको पता है, हमने कल बात कर तत्वों की बात की थी कि प्रोटीन के निर्माण में चाहिए उनको, और डीएनए वगैरह कोशिका के निर्माण में, ये सारी चीजें उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो पौधे वायुमंडल में इतनी मात्रा में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी वो नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि हम खेतों में जब फसल बोते हैं तो यूरिया खाद डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन होती है उसमें। तो हम बाहर से यूरिया क्यों डालते हैं? ठीक है, क्योंकि वो सीधी नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। तो उस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना पड़ता है, यानी कि उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना पड़ता है। और फिर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट मिट्टी में घुलते हैं या भूमि के अंदर जाते हैं, और पौधे वहां से उनको अवशोषण करके अपना पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। पौधों में पोषण, अगला टॉपिक अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है भाई? 78% होती है। और नाइट्रोजन का एक क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूं कि चिप्स के पैकेट में या कुरकुरों के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है ना, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये वीडियो हो रही है शनिवार को रिकॉर्ड, और आप देख रहे हो संडे को। तो संडे का दिन भी कुरकुरे के पैकेट जैसे ही होता है, खुलते ही यादा खत्म। जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, पौधों के लिए क्या होती है? डायरेक्ट अनुपयोगी, यानी कि पौधे इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते। पौधे इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते बेचारे। इस वजह से पौधे N2 को गैसीय रूप में नहीं ग्रहण कर पाते। तो इन्हें ग्रहण करने के लिए इस N2 को या इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NO2- और NO3- में, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना पड़ता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना पड़ता है, ठीक है। बदलने के बाद ये नाइट्रेट और नाइट्राइट भूमि में जाते हैं, और भूमि से पौधे इसका करते हैं अवशोषण। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर परिभाषा पूछ ले कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो आप कहोगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, पौधे उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते। तो पौधे उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, जो कि नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। जो क्या होते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, ठीक है। इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगर एक लाइन में इसको और खत्म करें तो आप ये बोल सकते हो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, लिख लो भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसकी होती है प्यारे बच्चों दो विधियां। कितनी विधियां? दो। एक होती है प्राकृतिक विधि और एक होती है विद्युत वित्सर्जन विधि या विद्युत वित्सर्जन द्वारा। तो प्राकृतिक विधि क्या होती है? यानी कि प्राकृतिक विधि यानी कि प्रकृति से ही होगी, इसके अंदर नेचुरल सिस्टम होगा, बाहर से कुछ भी नहीं होगा।
नेचुरल हो गई ये चीजें। ठीक, देखिए कैसे लेग्यूमिनेसी पादप, इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि जो दलहनी पादप होते हैं या जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें या दलहनी पादप होते हैं, उनका एक कुल होता है और उस कुल का नाम होता है लेग्यूमिनेस, लेग्यूमिनेसी, ये इनका कुल होता है। बस ये खास करके लेग्यूमिनेसी कुल की बात कर रहा है। ठीक है, हर पौधों में या हर टाइप के हर कुल के पौधों में ये बात नहीं होती, लेग्यूमिनेसी में ये खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि ये दहलनी पौधे होते हैं और दहलनी पौधे आपको पता है द्विबीजपत्री होती है। क्या होती है? द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री, इनकी ना जड़ों में गांठें बन जाती हैं इस प्रकार से, जड़ों में, द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में गांठें, और ये जो गांठें बनती है वो नाइट्रोजन के कारण ही बनती हैं, नाइट्रोजन के कारण ही बनती हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेग्यूमिनेसी पादप में जड़ों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु, लो जी, इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, वो एक संबंध बनाकर रखता है, उसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? सहजीवी संबंध का मतलब देखो, शब्द से पता चल रहा है, सहजीवी मतलब कि साथ जीवन यापन करने वाला, कि वो जीव इस पौधे के साथ जीवन यापन करेगा, है ना। अब देखिए हमें जो होता है सिस्टम हमारी बॉडी का या हमारे पर्यावरण के साथ जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं तो वो इस टाइप से होता है कि हमें भी उससे फायदा मिले और उसे भी हमसे फायदा मिले। सहजीवी संबंध में दो लोग आपस में संबंध रखेंगे जिसमें दोनों को फायदा होगा, दोनों को लाभ प्राप्त होगा, वैसा संबंध होता है सहजीवी संबंध। तो इस लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, ये राइजोबियम जीवाणु होता है और ये बेचारा होता है परपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। ये बात हमने कर ली। अब इसको भोजन तो चाहिए ना अपने भोजन की जब बात की थी तो परजीवी सहजीवी सारी बातें पिछले क्लासों में की हुई है। तो ये जो होता है परजीवी होता है, वैसे सहजीवी होता है लेकिन दूसरे पर डिपेंड है, इसे परजीवी बोल सकते हैं। सहजीवी ये वैसे सहजीवी होता है क्योंकि लाभ प्राप्त होता है, लेकिन वैसे परपोषी होता है, ये कह सकते हैं। क्या होता है? परपोषी। ये क्या करता है? इस लेग्यूमिनेस कुल की जड़ों में आता है, मतलब वैसे रहता है, पर समझाने के लिए बता दूं, ये इसकी जड़ों में आता है और बोलता है कि भाई साहब मैं हूं अकेला, मुझे ना तो खाना बनाना आता और ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है या जगह है, तो आप ऐसे करो, आप मुझे रख लो। तो ये लेग्यूमिनेसी थोड़ा सा दयालु होता है, तो बोल देता है कि चलो कोई बात नहीं, रहने भाई। तो ये कहता है कि मैं आपका एहसानमंद रहूंगा वगैरह वगैरह। तो लेग्यूमिनेसी कहता है मुझे एहसान नहीं चाहिए, मुझे तो क्या बदले में क्या देगा? तो ये बोलता है कि भाई साहब बदले में मैं आपको क्या करूंगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको आप डायरेक्ट तो उपयोग कर ही नहीं पा रहे, गैसीय अवस्था में है, तो मैं उसको क्या करूंगा, आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल के दे दूंगा और आप उससे अपना भरपूर पोषण करना, प्रोटीन बनाना, कोशिकाएं बनाना, डीएनए आरएनए जो आपका मन करे वो बनाते जाना। आपको कोई मतलब आप अगर आपके अंदर है ना, राइजोबियम बोलता है कि आपके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा क्योंकि मैं आपको सर्वाधिक मात्रा में फ्री में नाइट्रेट और नाइट्राइट दूंगा। बाकी फसलों को तो उसका मालिक बाजार से लेके आएगा तब देगा, लेकिन आपको सारा कुछ फ्री में मिल रहा है। ये बोला, ये बात तो बहुत ठीक है, लोग अपने ज्यादा संख्या में उत्पादन करेंगे, प्रोटीन ज्यादा यूज होगा, हमारा ज्यादा यूज होगा, तो ये बोलता है कि चलो ठीक है। इस प्रकार से ये राइजोबियम इनको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है और ये लेग्यूमिनेसी पादप इसे भोजन व रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। ये बात होती है। तो सहजीवी संबंध बनाते हैं और N2 से NO2 और NO3 का निर्माण कर भूमि में भेज देते हैं और यह भूमि से पौधे जड़ों द्वारा अवशोषण करके अपना पोषण प्रदान करती हैं। इतना ही है हमारा वायुमंडलीय का प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अगला है विद्युत वित्सर्जन नाइट्रोजन द्वारा। अगर आपको विद्युत वित्सर्जन देखना है ना, तो ये आपको जो श्रावण मास आता है, श्रावण माह आता है, कल्चर में आपने त्योहारों में पढ़ा होगा, जैसे सौंग भी आए, सावन आए और है ना, उस टाइप में।
तो आपको पता है श्रावण मास होता है, उसमें बरसात होती है बहुत ज्यादा, तो बरसात के साथ बिजली भी कड़कती है। वो एक मतलब अलग रीजन है, तो उसको अपने थोड़ा सा साइंस में लेके आते हैं और साइंस में थोड़ा सा फिजिक्स लेके आते हैं कि बिजली क्यों कड़कती है। अगर आपको बिजली के बारे में, यानी कि इसको तड़ित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, अतिरिक्त आवेश होता है, बिजली कैसे गिरती है, आवाज क्यों करती है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो अपने प्ले लिस्ट में क्लास पड़ी है आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में वहां पर मैंने तड़ित को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि तड़ित कैसे होती है कैसे नहीं। आपदा प्रबंधन की 2 क्लासें हैं, तो आप वहां से जाकर तड़ित को अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। तो तड़ित में क्या होता है, आवेश होता है। बिजली में क्या होता है, आवेश होता है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि हरे पेड़ों पे बिजली गिर जाती है तो पेड़ों में आग लग जाती है ना। सॉरी भाई, देखा होगा आपने, या आपने सुना होगा कि बिजली गिरने से इंसान की मृत्यु, तो मतलब बहुत ज्यादा आवेश होता है उसमें, बहुत ज्यादा करंट होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब तड़ित या उसमें तड़ित गिरती है या भूमि पर वो आती है, तो उसमें आवेश होता है। तो आवेश का क्या होता है, विसर्जन होता है। क्या होता है, भूमि पर उसका विसर्जन होता है। तो तड़ित द्वारा NO का निर्माण होता है। NO का निर्माण मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। कैसे होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कैसे होता है इसका निर्माण। देखो वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है गैसीय अवस्था में, प्लस ऑक्सीजन भी होती है गैसीय अवस्था में, ठीक है। अब वायुमंडल में है ये दोनों गैसें, आपस में एकदम तो विक्रिया कर नहीं कर सकती। जैसे इन पर तड़ित गिरती है या तड़ित वायुमंडल में गिरती है, ठीक है, वायुमंडल में गिरेगी तो वायुमंडल में गैसेज है, तो इसमें होता है आवेश उत्सर्जन या आवेश या विद्युत विसर्जन होता है, जिसकी वजह से ये आपस में अभिक्रिया कर लेती हैं और बना लेती हैं 2NO। क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दोबारा O2 के साथ क्रिया करती है। किसके साथ क्रिया करती हैं, दोबारा O2 के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेती है, NO2 बना लेती है। इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब आपको पता है वर्षा तो हो ही रही है, तो ये वर्षा जल के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ, बरसात के जल के साथ, H2O वर्षा जल के साथ ये अभिक्रिया करेगी और आपका बना लेगी HNO3 और HNO2, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बना लेगी, ठीक है। ये बनाकर चला जाएगा भूमि में। किसमें चला जाएगा, ये भूमि में चला जाएगा, भूमि में चला गया। अब ये नाइट्रोजन, ये आपका जो आप नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल इस चूना या अन्य क्षारीय पदार्थ, किसमें, भूमि में, भूमि में होते हैं चूना या क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेंगे। चूना भी होगा और कोई अन्य क्षारीय पदार्थ भी होंगे, उनके साथ ये रिएक्शंस करेगी और बना लेगी आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट। इस समीकरण द्वारा क्या होगा, विद्युत विसर्जन होगा, ठीक है। चलिए एक बार और मैं इसको समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पेशेंस रख के समझना, घबराना मत, ठीक है। कोई बात ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल आरामदायक चीजें हैं। और कॉपी पेन साथ के साथ रखो, चीजें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। क्या होता है विद्युत विसर्जन, आपको पता है वायुमंडल में N2 होती है और वायुमंडल में O2 होती है। ये मुक्त अवस्था में पाई जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायु में है क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण होता है, पाई जा रही है। अब तड़ित द्वारा क्या होता है, यानी कि बरसात के मौसम में तड़ित गिरती है, तो तड़ित द्वारा क्या होता है, विद्युत का विसर्जन होता है। ये मैं आपको करवा चुका हूं, अगर नहीं अब ये मैं तड़ित द्वारा करवाने बैठ गया तो सारी क्लास का मतलब ट्रैक ही चेंज हो जाएगा ना। तो विद्युत विसर्जन होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विद्युत विसर्जन। ये विद्युत विसर्जन होता है और इस विद्युत विसर्जन के द्वारा ये N2 और ये ऑक्सीजन आपस में करती है अभिक्रिया और बना लेती है
2NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बना लेती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है जी सर, इतना तो समझ में आ गया। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दोबारा फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और बना लेती है 2NO2। 2NO2 इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा अभिक्रिया करेगा किससे? वर्षा जल से। किससे अभिक्रिया करेगा? वर्षा जल से। तो वर्षा जल से ये अभिक्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है? HNO3 और HNO2, यानी कि दो कंपाउंड बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। ठीक है, ये दो कंपाउंड ये बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल, ये दो कंपाउंड बना लेगा। अब ये दोनों कंपाउंड वर्षा जल से अभिक्रिया करके ये दो कंपाउंड बन जाएंगे, तो ये कहां पर चले जाएंगे? वर्षा जल के साथ भूमि में चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे? भूमि में चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नाइट्रेट और नाइट्राइट चाहिए। तो आपको पता है भूमि के अंदर चूना होता है और इसके अलावा अन्य क्षारीय पदार्थ भी होते हैं। क्या होता है? अन्य क्षारीय पदार्थ। और इस अन्य क्षारीय पदार्थ के साथ ये अभिक्रिया करके आपका बना लेंगे, क्या बना लेंगे भाई? NO2 माइनस और NO3 माइनस बना लेंगे, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट का ये निर्माण कर लेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण तड़ित द्वारा भी हो जाता है। ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को 3-4 बार करके देखोगे तो आपको ये सारी रिएक्शंस समझ में आ जाएंगी कि कैसे तड़ित द्वारा होता है। और तड़ित वाली वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कंप्लीट। अब छोटी छोटी 2-4 बातें हो रहा है वो और देख लेते हैं। विनाइट्रीकरण क्या होता है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत की प्रक्रिया है। देखो नाम से ही पता लग रहा है विनाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण की ये विपरीत प्रक्रिया है। यहां पर जो नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल या नाइट्रेट या नाइट्रेट बना है ना, इससे दोबारा कैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन बनती है वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ जीवाणु उत्तरदायी होते हैं, उस जीवाणु का आपको नाम याद जरूर रखना है। इस जीवाणु का आपको नाम जरूर याद रखना है। तो उस जीवाणु का नाम क्या होता है वो अपनी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर इस जीवाणु का नाम क्या होता है। तो इस जीवाणु का नाम होता है प्यारे बच्चों स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। लिखो भाई स्यूडो, कमेंट सेक्शन में लिखो मोनास विनाइट्रिफिकेंस। विनाइट्रिफिकेंस ये इसका प्यारे बच्चों नाम होता है। किसका? जीवाणु का। क्या करेगा यह जीवाणु? विनाइट्रीकरण करेगा, यानी कि नाइट्रोजन के यौगिकों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में ये या नाइट्रोजन गैस में ये बदल देगा। जैसे अब ये जीवाणु क्या करेगा? सभी सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु को विमुक्त करते हैं जो वायुमंडल में चले जाते हैं, विमुक्त नाइट्रोजन। अब देखो इसका मतलब क्या है? ये जीवाणु क्या होता है? अपने वायुमंडल में पाया जाता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन है, पेड़ पौधों के अंदर भी नाइट्रोजन है, और भी अन्य जीव जंतुओं के अंदर भी नाइट्रोजन है। तो क्या होता है कि जब अब भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन होगा, ये तो दुनियादारी की रीत है, ये तो होगा। जैसे कि मेरे पे ही रख लो क्योंकि मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा। किसी दिन कोई दुखद घटना की वजह से कुछ अनहोनी हो जाती है, तो चलो ये नहीं बोलते ना, अपने घरों में कोई देखते हैं कोई पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, वो मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं कुछ टाइम बाद में। या हमें जो आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनको बाद में उनको मतलब उनका एक स्थान होता है, तो वहां पर उन्हें छोड़ आते हैं। तो वहां पर कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि एक भयानक सी स्मेल आती है, बहुत ही मतलब बैड स्मेल या दुर्गंध बोल सकते हो आप। वो स्मेल आती है, तो वो क्यों आती है? कभी सोचा है क्यों आती है? क्योंकि उसका मतलब विघटित हो रहा होता है बहुत सारा, तो उसमें नाइट्रोजन भी है। तो उस नाइट्रोजन को ये जो जीवाणु होते हैं और कुछ अन्य जीवाणु भी उसके साथ मतलब उसको तोड़ते हैं और उससे नाइट्रोजन निकालकर वायुमंडल में वो भेजते हैं, वो ही विनाइट्रीकरण है। और ये एक पूरा सर्किल बनता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक कैसे बनते हैं और नाइट्रोजन यौगिक से नाइट्रोजन
कैसे बनती है। ये नाइट्रोजन चक्कर अपनी एक शॉर्ट वीडियो है 15-20 मिनट की, आप उसमें जाकर देख सकते हो। यहां पर अपना विनाइट्रीकरण भी कंप्लीट होता है, तो इसमें आपको ये जीवाणु जरूर याद रखना है। अगला है फोटोसिंथेसिस। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, बहुत बार करवा दिया तो बार बार वो करवाने का अपने मतलब नहीं बनता, पर फिर भी जो चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वैसे तो आप प्रकाश संश्लेषण को जानते ही हो, इतनी बार मैंने आपको करवा दिया है ना प्रकाश संश्लेषण। कोई भी रिएक्शन आती है तो वहां पर अपने प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा भी नाम आता है तो अपने जिक्र कर ही लेते हैं, है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पादप करते हैं। कौन करते हैं? सभी हरे पादप और कुछ जीवाणु और कुछ अधिकांश एक कोशिकीय जीव आपका क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मेन जो चीज चाहिए वो क्या होती है? वो होती है प्यारे बच्चों क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जिन कोशिकाओं में पाया जाएगा, ये कोशिका का एक कोशिकांग होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोशिका वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हो, क्लोरोफिल को बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये जो कोशिकांग होता है ये सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, यानी कि जिन कोशिकाओं में ये क्लोरोफिल पाया जा रहा है ना, वो प्रकाश संश्लेषण कर रही है। सपोज को हमारे अंदर ये जो क्लोरोफिल पाया जा रहा होता तो सर आपने हरा कोट पहन रखा है, आपके अंदर क्लोरोफिल होगा? नहीं, ये हरा जरूर है लेकिन ये क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हरा रंग है। अगर मेरे अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा होता ना तो मैं क्या करता? मैं सिर्फ धूप का इंतजार करता। किसका इंतजार करता? सिर्फ धूप का इंतजार करता और कुछ भी नहीं करता। धूप में मस्त से बैठा रहता सारा दिन, ऐसे आराम से सो रहा होता, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता और मैं अपने आप फलता फूलता रहता। ना मुझे पढ़ाने की जरूरत होती, ना पढ़ने की जरूरत होती, ना घर का काम, ना खेत का काम, ना स्टडी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आपने कभी पेड़ों को स्कूल जाते हुए देखा है? कभी फसलों को स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं देखा ना। वो एक जगह आराम से मस्ती से बढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये बात होती है। तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ये बिक्रिया करेंगे। तो उनको क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए CO2 और एक चाहिए H2O, यानी कि वायुमंडलीय CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पौधे CO2 ग्रहण करते हैं पत्तियों से, जल करते हैं जड़ों से, और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा। वहां पर ये बनाएंगे ग्लूकोज, C6H वाले ग्लूकोज बनाएंगे और उसके सह उत्पाद में बनेगा जल और ऑक्सीजन गैस। इस वजह से ऑक्सीजन गैस हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। हम पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 निष्कासित करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है हमारे और पेड़ पौधों के बीच में। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाइए, हर आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। एक पेड़ लगाओगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। हम ऑक्सीजन ग्रहण ही ग्रहण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं उनको हम काट रहे हैं, जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उनको हम काट रहे हैं, तो वायुमंडल तो फिर डिस्टर्ब हो गई। प्रकृति तो फिर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगी, ठीक है। तो ये रीजन होता है पेड़ लगाने का, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट गिर रही है तो पौधे होंगे तो वो सनलाइट ग्रहण कर लेंगे। अब पौधे या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो सनलाइट कहां पर आएगी? डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी। और आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से वही गैसें आ तो जाती हैं, सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस वजह से भी पेड़ लगाने चाहिए। ये साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। ये सारी बातें साइंस कंफर्म कर रही है, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाए जाने चाहिए। और आपको पता है जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ना, जैसे हमारे घरों में हम सोलर प्लांट लगाकर काम करते हैं ना, जैसे सोलर प्लांट से हम ऊर्जा ग्रहण मतलब घरों में विद्युत बनाते हैं, वैसे ही क्लोरोफिल अपनी ऊर्जा बनाता है। आई बात क्लियर? सोलर प्लांट एक मतलब जो सोलर प्लांट होता है ना वो क्लोरोफिल के कंसेप्ट पे काम करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ऊर्जा बना रहा है ना या कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, वैसे ही सोलर प्लांट काम कर रहे हैं, वैसे ही वो ही कंसेप्ट लगता है। नई बात आपको आज बता दी है मैंने, ठीक है। तो ये आपको समीकरण याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। आवश्यक के लिए कच्चे पदार्थ हमें क्या चाहिए? एक तो कच्चे पदार्थ यानी कि भोजन बनाने के लिए हमें कच्चे पदार्थ चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजें हमें या ये 4-5 चीजें हमें चाहिए। पौधे CO2 ग्रहण करते हैं पत्तियों से, H2O जड़ों से, सनलाइट भी पत्तियों द्वारा, रंध्रों द्वारा, पत्तियों द्वारा पौधे में आती है, और क्लोरोफिल पत्तियों में ऑलरेडी पाया जाता है।
तो देखा जाए तो भोजन का संपूर्ण निर्माण होता कहां पे है? पत्तियों में होता है। पौधे के किस भाग में होता है? पत्तियों में। तो CO2 की क्या खास बात है? CO2 बनाता है शर्करा, यानी कि जब ये पूर्ण इन चारों से पूर्ण अभिक्रिया होगी तो इस CO2 से क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा। इस CO2 से क्या बनेगा? शर्करा बनेगी। खास बात ये है, एग्जाम में पूछ लेगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि शर्करा का निर्माण किससे होता है या किस कच्चे पदार्थ से होता है? तो CO2 से होता है। ठीक है। अब स्थलीय पौधे CO2 कहां से ग्रहण करते हैं? तो वायुमंडल से डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जलीय पौधे कहां जाए? तो जलीय पौधे जल में घुलित CO2 का उपयोग करते हैं। स्थलीय पौधे तो अब जैसे स्थल में है, ऊपर है, तो वायुमंडल में CO2 है, वो डायरेक्ट रंध्रों द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो जल में रहने वाले वो बेचारे कहां जाएं? तो जल में जो घुलित CO2 होती है ना, वो उनका उपयोग करते हैं। पौधे स्थिर रहते हैं। अब जैसे उनको संपूर्ण प्रकाश मिल रहा है, अच्छे से पूरा प्रकाश मिल रहा है, तो पौधे स्थिर हैं, अपना काम आरामदारी से कर रहे हैं, CO2 से शर्करा बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता का, समझते हो, यानी कि प्रकाश कम हो जाता है, तब क्या करते हैं? तो पौधे द्वारा श्वसन में मुक्त CO2 की मात्रा, श्वसन में, अब श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज का टूटकर, आपको पता है ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यही श्वसन होता है। तो श्वसन में मुक्त जो CO2 होते हैं, आपको पता है पौधे भी श्वसन करते हैं। क्यों भाई? उनको भोजन बनाना ही बनाना है, उनको नहीं काम करना, उनको एनर्जी नहीं चाहिए, उनको नहीं वृद्धि करनी, तो उसके लिए वो श्वसन करेंगे। तो श्वसन में जो मुक्त CO2 की मात्रा होती है वो कितनी होती है पता है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो संचित करके CO2 रखते हैं उसके बराबर। इस बात का मतलब है कि पौधे श्वसन के लिए जब, अब समझो इस बात को नॉर्मल भाषा में, मान लीजिए नाइट है, मान लीजिए रात हो चुकी है, तो उस समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो करेंगे श्वसन। तो श्वसन करेंगे तो वो CO2 का निष्कासन करेंगे। अब इस CO2 का निष्कासन की गई CO2 की जो मात्रा है वो किसके बराबर होगी? वो मात्रा बराबर होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए संचित CO2 के बराबर। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो संचित CO2 करके रखते हैं, स्टोर करके CO2 रखते हैं, उसके बराबर होगी। और उस कंडीशन को बोलते हैं संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संतुलन बिंदु बोलते हैं उस कंडीशन को। क्लियर? रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उपापचय के दौरान CO2 का निष्कासन होता है। वो श्वसन वगैरह की बातें बताई हुई है, उपापचय वही होता है श्वसन द्वारा। ठीक है, तो यहां पर होता है CO2 का निष्कासन। तो CO2 का जिक्र हमने कर ही लिया, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, इसका जिक्र करेंगे हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपनी इस क्लास का अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और 2 दिन रवि सर की क्लास नहीं आएगी क्योंकि उनका एग्जाम है, तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं आएगी। अगर टाइम मिला तो मैं उनके जो क्लास का टाइम है उसके टाइम शेड्यूल पर मैं अपनी क्लास डाल दूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। KVS के एग्जाम है और भी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।